नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणु व्यू पर। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर का अब तक का सबसे कठिन पेपर, है ना। जैसा कि हेडिंग में मैंने लिखा है, तो एनपीसीएल में जितने भी प्लांट ऑपरेटर के पेपर अब तक हुए हैं उसमें से सबसे कठिन पेपर जो रहा है आपके एनपीसीएल केगा के इस बार जो पेपर हुआ है वो वाला रहा है ना। और आज मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ और अच्छे से उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले जो भी भाई लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल पर जाके देखिए। मैंने एनपीसीएल के एग्जाम की हर अपडेट मैं आपको देता हूँ। एग्जाम की जैसे वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी की हर अपडेट आपको देता हूँ, है ना। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पर, और वीडियो जनरल साइंस के, मैथमेटिक्स की मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। और प्लांट ऑपरेटर के लिए स्पेशल जनरल साइंस की जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की है वो मैं फिजिक्स का मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया, जल्दी से मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की दोनों साथ साथ करूँगा, ठीक है। तो ये पेपर कर लेते हैं अपन, है ना। तो सबसे कठिन पेपर ये है, एनपीसीएल केगा का पेपर है जो इस बार हुआ था, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें इतने हार्ड है ना, तो वो किसी से होने वाले नहीं, है ना। बाकी लोग कर लेंगे, बहुत सारे लोग हैं ना जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो कर लेंगे, लेकिन जो मीडियम लो लेवल के होंगे उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे से सोल्व करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना, है ना। और उस संबंधी से, उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी मतलब जो क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से संबंधित उस टॉपिक से मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आखिरी सवाल तक देख लेना, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है अपने पास, फिलोसफी ऑफ चेंजिंग सब्सटेंस इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एज, है ना। तो पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का शास्त्र जो है क्या कहलाता है ना। तो वो कहलाता है आपके एल्केमी। एल्केमी मतलब क्या होता है? एल्केमी मतलब होता है रस विदा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, रेड कलर में कर लेते हैं, है ना। हाँ, एलकेमी मतलब क्या होता है? रस विदा। हिंदी में बोले तो इसको तो रस विदा यानी रस शास्त्र, रस शास्त्र, रसायन शास्त्र भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? एल्केमी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किसने दिया था? तो आपके दिया था एंटोनी लावाइजियर ने, है ना। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अभी चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है ना। एन इलेक्ट्रिक डायपोल यानी द्विध्रुव आघूर्ण विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की साम्यावस्था में होगा इफ द एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ द डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसकी एक्सेस के बीच में कितना कोण होगा जब वो स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए, जो बल द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपके, वो क्या होता है? एक सदिश राशि होती है ना। वो क्या होता है? चार्ज इनटू दोनों चार्जों के बीच। देख, एक द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है? द्विध्रुव कैसा होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों क्या होते हैं? एक निश्चित डिस्टेंस पे रखे होते हैं ना, कुछ निश्चित दूरी पर रखे हैं। मान लीजिए 2 की दूरी पर रखे हैं, तो ये क्या कहलाती है? ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? आपके द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव कहलाती है ना। अब इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, इनमें से कोई भी चार्ज, है ना, प्लस या माइनस कोई भी चार्ज, तो प्लस ही लिया जाता है चार्ज, तो इसको हम मोड में ले लेंगे तो, है ना। ये चार्ज इनटू इनके बीच में जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? आपके द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है ना। ये क्या हो गया? P इजिकल टू क्यू इंटू टू है ना। अभी जो इस पे जो बल आघूर्ण लगता है ना, तो ये क्या करता है? इसकी स्थायी संतुलन की अवस्था या संतुलन की अवस्था या असंतुलन की अवस्था डिसाइड करता है ना। तो बल आघूर्ण क्या होगा इस पर? अभी ये मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है ना, इस पर एक क्या रखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है E। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा है, तो इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा? टॉर्क इजिकल टू P क्रॉस E, यानी क्या हो गया? टॉर्क इजिकल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें 3 स्थितियां आपकी बनती है ना। 3 कौन कौन सी स्थितियां बनती है? थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, लिख लीजिए ना, इसको मिटा लेता हूँ। 3 स्थितियां इसमें कौन कौन सी बनेगी? देखो, एक तो स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। क्या होगा? स्थायी संतुलन की अवस्था में, लिख लीजिए इसको। एक तो क्या होगा? स्थायी संतुलन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो ये आपके क्वेश्चन में है ना, स्थायी संतुलन। तो कब होगा? थीटा इजिकल टू आपके 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा। टॉर्क इजिकल टू कितना हो जाएगा? टॉर्क इजिकल टू पी ई साइन थीटा होता है ना।
तो थीटा इक्वल टू 0 रखें टॉर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी बल लागू इस पर शून्य है, तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था में पहली स्थिति थी हो गई है ना। दूसरी स्थिति इसकी क्या होगी, ये क्या होगा, ये आपके होगा अस्थायी संतुलन, यानी अस्थायी क्या संतुलन की अवस्था में यानी स्टेबल होगा। ठीक है, क्या होगा ये संतुलन, संतुलन की स्थायी यानी संतुलन की स्टेबल में होगा यानी स्टेबल होगा। ठीक है, संतुलन की अवस्था में होगा यानी स्टेबल होगा। कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये क्या होगा संतुलन यानी स्टेबल की अवस्था में होगा। तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम रहेगा पी ई। ठीक है ना। अभी देखिए, अब एक और स्थिति इसकी होती है, इसकी स्थिति होती है अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। ठीक है, अस्थायी संतुलन में कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो टॉर्क इसमें भी 0 होगा, बल लागू होने पे भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। ठीक है, ये तीनों स्थितियां मैंने आपको बता दी, इसमें से अपनी स्थिति ये वाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 0 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन कौन सा है इसमें, ग्लास, कांच। अगर कहीं पर आपको कांच दिख जाए या फिर ग्लास भी इसको बोल सकते हैं, ये दिख जाए तो ये क्या है, एक नॉन क्रिस्टलाइन है ना, नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि अगर आपको क्वार्टर्स दिख जाए, क्वार्टर्स इसके बाद कांच लगा हुआ है ना, क्वार्टर्स कांच। ठीक है, या तो डायरेक्ट क्वार्टर्स देगा या फिर क्वार्टर्स कांच ग्लास लगा के आपको दे देगा है ना। तो ये क्या होगा, हमेशा ये क्रिस्टलाइन होगा है ना, ये क्या होगा क्रिस्टलाइन होगा यानी क्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है, ये क्वार्टर्स कांच जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, ओनली कांच जो होता है ग्लास होता है वो क्या होता है नॉन क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैटर कंसिस्ट ऑफ अनडिविजिबल, यानी अविभाज्य कण जो है उसने अविभाज्य कण को क्या कहा था डाल्टन ने, एटॉम कहा था यानी परमाणु कहा था। ठीक है, बहुत इजी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म ऑफ AMU। ठीक है, तो सबसे पहले तो AMU क्या होता है। ठीक है, तो AMU आपके होता है 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, कार्बन 12 जो होता है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है उसका 1/12वां भाग होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा अपने पास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, एक AMU इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, अभी इसका हाइड्रोजन का मास अपने को AMU में निकालना है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे। ठीक है, अभी देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें से ये वाला होता है, प्रोटियम के बारे में ये बात कर रहा है, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है कि इसमें एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, इसकी जो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये क्या है, इसमें एक प्रोटॉन है ना, तो एक प्रोटॉन की जो मास होता है कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, लेकिन अपने को किस में निकालना है, AMU में निकालना है कि कितना AMU है ना, तो कितना AMU होगा 1.008 AMU। ठीक है, इसमें एक ही प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के मास है। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास AMU में होता है 1.008 AMU। अच्छा, इधर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ना, इसको हटा देते हैं अपन। देखिए, तो प्रोटॉन का जो मास होता है AMU में वो होता है आपके 1.008 AMU। ठीक है, और न्यूट्रॉन का पूछ ले तो न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.009 AMU। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है आपके, इलेक्ट्रॉन का होता है 0.0005 AMU। ठीक है, ये आपके क्या है AMU में इनका मास हो गया। ठीक है, अभी देखिए, हाँ, जो एक AMU जो होता है बहुत अच्छी जानकारी है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ है ना। जो एक AMU की तुल्य ऊर्जा आपसे पूछ ले, एक AMU के इक्विवेलेंट आपको एनर्जी पूछ ले तो कितनी होगी। ठीक है, तो एक AMU की जो इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी, इक्विवेलेंट यानी तुल्य ऊर्जा, एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी
तुल्य ऊर्जा होगी आपके 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नहीं कूलाम में जूल होगा, ठीक है। कूलाम तो वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आरओ, ठीक है। तो इसमें जो क्या है कि अपवाद कौन से हैं, है ना। 3D श्रेणी में अपवाद कौन से हैं? तो अपवाद आपके दो ही हैं, एक तो कौन सा है? एक क्रोमियम है और एक कॉपर है। किस प्रकार से है? क्योंकि जो क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम क्या होता है? देखो क्रोमियम में क्या होता है कि क्रोमियम की जो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक आपके होता है 24, है ना। 24 होता है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2, है ना, 2p6 3s2 3p6, है ना, और 4s, अच्छा ठीक है। अभी यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, 3d4 लिख दीजिए। इसी प्रकार से लिखते हैं, है ना। यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, है ना। इसी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें, है ना। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना। तो इसको आप हटा दीजिए, अभी पूरा लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4। लेकिन क्या होता है इसमें, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। तो जो आपके जो नियम दिया था ओब्बो ने नियम क्या दिया था कि तो सबसे पहले आपको कम एनर्जी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ने, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले, है ना। तो कम एनर्जी वाला ये है क्योंकि ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, तो ये ज़्यादा एनर्जी का कक्षक है, ठीक है। तो पी कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन पूरे बढ़ने चाहिए, है ना। तो एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, है ना। आपको पता है एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आने चाहिए और उसके बाद के जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो आपके इस कक्षक में जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 1s4 4s1 3d5 हो जाता है। यानी कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले कक्षक में आ जाता है ना। तो ये ओप्पो नियम का अपवाद हो गया, है ना। क्यों होता है तो अभी बताऊंगा। अभी अपन कॉपर का और देख लेते हैं ना। तो कॉपर का क्या होता है? 29 होता है परमाणु क्रमांक, है ना। और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना होगा? 4s2 3d9 होगा। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होता है ना। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके 4s1 3d10। ये दोनों क्या है? अपवाद है 3D श्रेणी के और ओब्बो नियम के। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं ना, अभी डी कक्षक में कितने बढ़ सकते हैं अपन? अभी ये डी कक्षक लिया मैंने, है ना। डी कक्षक अभी, अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा ना, इधर लिख देता हूँ ना। तो ये कितना होगा इसका परमाणु क्रमांक? 4s2 3d 4s1 3d10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा। अभी डी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं हम? तो डी कक्षक में हम 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 कक्षक होते हैं डी कोर्स में। डी कक्षक में कितने होते हैं? 5 उपकक्षक होते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से भरेंगे। पांचों पहले इस प्रकार से भरेंगे, है ना। फिर बाद में जो आएंगे विपरीत क्रम में भरेंगे। लेकिन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है ना डी में, तो ये क्या हो गया? अर्धपूरित हो गया, अर्ध भरा हुआ है ना। हर कक्षक इसमें देखिए अर्ध भरा हुआ है। तो अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षकों की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। और एनर्जी ज़्यादा क्या होती है? मतलब अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए ये इस प्रकार से कॉपर और क्रोमियम में अपवाद हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलोहर्ट्ज एंड ए वेव लेंथ ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का जो सूत्र होता है आपकी कितनी क्या होता है? वेलोसिटी इनटू आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो आपको क्या याद करने? स्पीड याद करनी। स्पीड याद करनी है तो क्या करोगे? यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी देखिए अभी इनकी एसआई यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा। ये क्या दिया है? किलो हर्ट्ज में दिया है ना। तो
किलो हर्ट्ज को मैं हर्ट्ज में चेंज करूँगा 10 × 10⁻⁻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 ⁻
में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चेंज कर लिया। अभी इसमें वैल्यू रख दीजिए 10 इंटू 10⁻3 इंटू 3.4 इंटू 10⁻²। अभी ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आ जाएगा 340 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। इसको सोल्व करके देख लेना, यही आंसर अपना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लेट ए समुच्चय 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। ये इसकी क्या है, सब इसके उप समुच्चय है ना। तो विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव इज। तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्टिव और सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव और सिमेट्रिक जो है इसमें क्या है, आपके एक दिख रहा है आपको, है ना, एक आपको दोनों में दिख रहा है। तो ये क्या है गया आपका, रिफ्लेक्टिव और सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में क्या यूज किया जाता है, पेंसिल में यूज किया जाता है आपके ग्रेफाइट। सभी को पता है पेंसिल की जो नुक होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है या सुचालक होता है। ठीक है, कंडक्टर होता है या नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 देन के ए इज इक्वल टू, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्या है, मैट्रिक्स और आपके जो वो बोलते हैं सारणिक, है ना, सारणिक से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड है ना। अभी इसमें अपने को क्या करना है, देखिए सीधा साधा बता देता हूँ आपको कि देखिए ये क्या कर रखा है इसने, के को गुणा कर रखा है मैट्रिक्स से, है ना। अभी के मैट्रिक्स से गुणा हो गया, कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए x1 x2 और x3, y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये मैट्रिक्स है कोई भी, है ना, मैट्रिक्स है। अब इसको क्या कर रखा है इसने, के से गुणा कर रखा है। तो मैट्रिक्स में तो क्या होता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, ये के से गुणा, कोई भी संख्या से गुणा कर दिया मैंने इसको, है ना। तो कोई भी संख्या से गुणा कर दिया, इसका मतलब हर एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट क्या होगा, के से गुणा हो जाएगा। ये इसका जो ये कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 ही एलिमेंट क्या होंगे, के से गुणा हो जाएंगे। तो ये के से गुणा किया मैंने तो क्या आ गया मेरे पास, के x1 के x2 के x3। ठीक है, अभी के y1 के y2 के y3, इसको अच्छे से देखना क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे से देख लेना, है ना, आगे भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, के z1, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी करूँगा मैं एक और इसमें ट्रिक लगाऊंगा अच्छी सी। ट्रिक तो क्या, कंसेप्ट ही है वो। तो के z2 के z3 के z1, है ना। अभी देखिए, अब इसको मैं अगर मैट्रिक्स में चेंज करता हूँ ना, मैट्रिक्स में तो ये है, इसको सारणिक में चेंज करता हूँ, है ना। तो सारणिक में चेंज करूँगा तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको, अभी ये कोष्टक जो है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो ये के x1 के x2 के x3, है ना, ये के y1 के y2 के y3। ठीक है, के z1 के z2 के z3। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके सारणिक में चेंज हो गया। तो अभी क्या हो गया, सारणिक में चेंज हो गया। ये इसने क्या दिया, सारणिक में तो दिया है आपका आंसर, लेकिन अभी आपको आंसर कैसे निकालना है। देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये के इंटू मैट्रिक्स ए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स दी थी, वो अपन ने ऐसे कर लिया, इसको सारणिक में चेंज कर लिया। अभी सारणिक की जो प्रॉपर्टी होती है, अभी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी, जो के से गुणा कर दिया पूरी मैट्रिक्स को, तो हर एलिमेंट से गुणा हो गया, ये हर एलिमेंट से गुणा हो गया। ठीक है, अभी इसकी जो सारणिक की प्रॉपर्टी होती है क्या होती है कि मैं अगर कोई संख्या कॉमन लूँ ना, या फिर कोई संख्या गुणा करूँ, तो कोई संख्या गुणा करूँगा तो या तो किसी रो से गुणा होगा, है ना, या किसी कॉलम से गुणा होगा, वो है ना, सभी से गुणा नहीं होगा, किसी कॉलम से या किसी रो से। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर कॉमन लूंगा तो के इसमें से कॉमन लूंगा तो हर या तो रो में से कॉमन आएगा या फिर कॉलम से कॉमन आएगा। ठीक है, तो आप अभी इसमें से कुछ भी कॉमन ले लीजिए, कि रो में से कॉमन ले लीजिए, या तो के को, या फिर कॉलम से ले लीजिए। मान लीजिए आपने इस रो में से के कॉमन लिया तो एक बार आ गया ना, और इधर भी इस रो में से ये वाली जो रो है ना,
ये वाली रो से के कॉमन लिया तो एक के बाहर आ गया, और इस वाली रो से भी एक के बाहर लिया तो एक के बाहर आ गया। ठीक है, अभी ये क्या बचा, अब इसमें से के कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये क्या बचा आपके पास, ये बच गया। ये इज इक्वल टू नहीं है ना, ये गुणा में है, इज इक्वल टू मत लगाना, गुणा में है ना। अभी क्या बचा, ये इसके अंदर ए बच गया है ना, ये ए तो है ये मैट्रिक्स, तो इस अपने मैट्रिक्स को सारणिक में चेंज किया था, ए तो है ये। अभी देखिए ये के 3 बार आता है, के क्यूब, ये मैट्रिक्स नहीं है ना, ये सारणिक है, तो अपने को सारणिक में ही लिखना पड़ेगा। देखिए अपने पास आंसर आ गया के क्यूब सारणिक ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी सही हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेंटेरेशन पावर। अभी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये तो मैंने आपको कराया भी होगा, शायद कराया है ना। अभी देखिए ये मैंने मिटा दिया, इसको अगर नहीं लिखा हो तो इसको थोड़ा सा बेक करना और लिख लेना है ना। अभी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है, पेंट्रेशन पावर ऑफ कौन सी की ये जो होती है क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, तो आपके गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है ना। और गामा रेज की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की। अभी एक चीज़ और होता है अल्फा, बीटा और गामा। अब इन तीनों में आपसे पूछ लिया जाए तो इनकी पेंटेरेशन पावर यानी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई गामा की, उसके बाद बीटा की, फिर अल्फा की। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा, बीटा और उसके बाद अल्फा। लेकिन आयनन क्षमता पूछ ले, आयनन क्षमता यानी आवेश के आधार पर, तो आवेश सबसे ज़्यादा किस पे हो गया, अल्फा पर, और उसके बाद बीटा पर, और गामा पर तो आवेश होता ही नहीं है। तो ठीक है, आवेश के क्रम में पूछ लिया तो अल्फा, बीटा, गामा, और भेदन क्षमता के आधार पर पूछ लिया तो गामा, बीटा, अल्फा। ठीक है, ये आवेश वाला तो मैंने पिछली वीडियो में जनरल साइंस में बताया भी है। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर। तो इसमें क्या है कि ये ऑप्शन जो है सभी गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें सभी के नंबर इक्विवेलेंट है, सभी के नंबर जोड़ दिए गए थे, 3 नंबर है ना। तो अभी आपको देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, वो मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था वेग इज इक्वल टू आवर्ती इंटू वेवलेंथ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेग किसका है, अभी ये जो ये इसमें दिया है ना, तो इसमें आपको वेग दिया नहीं है, तो आपको क्या मानना है, वेग में प्रकाश का वेग मानना है ना, यानी v की जगह आप c लिख सकते हो। c प्रकाश का वेग है, आवृत्ति इंटू वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इज इक्वल टू वेवलेंथ आपको कितनी दी है, वेवलेंथ आपको फ्रीक्वेंसी आपको दी नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, और वेवलेंथ कितनी दी है, 10 नैनोमीटर ने 10 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अभी इसको इधर ले जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, अभी पहले तो ऐसा कर लीजिए, 10 को 10⁻⁹ से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा ना, 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 10⁻⁻8। ठीक है, -8 को ऊपर ले जाऊंगा प्लस में हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻16 हर्ट्ज आपकी इसकी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, गलत दे रखा है सारे ऑप्शन है ना, तो सारे ऑप्शन गलत है, अपन ने आंसर इसमें सही निकाल लिया है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ऑन मूविंग अप इन द एनर्जी स्टेट ऑफ H लाइक एटम द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव। तो ये क्या होगी, इसमें जो हाइड्रोजन के जो ऊर्जा स्तर होते हैं है ना, तो उनमें क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी दो ऊर्जा स्तरों के बीच में। किस प्रकार से होगी, देखिए अभी इसमें क्या है, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, है किस प्रकार से होगा, अभी देखिए है ना। क्वेश्चन तो क्या, इसकी थोड़ी सी वैल्यू लिख के लाया हूँ, वैल्यू तो वैसे निकल जाती है निकालोगे तो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले से ही लिख के लाया हूँ वैल्यू, है ना। वैसे वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इससे। तो एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन का जो निकालते हैं अपन स्पेक्ट्रम, उसमें एनर्जी कितनी होती है अपने, एनर्जी कितनी होती है, -13.6 n²। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ऊर्जा स्तरों के बीच में हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी। अभी देखिए पहली कक्षा में n बराबर क्या होगा, 1 होगा, पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 होगा, तो आपके वैल्यू कितनी आ गई एनर्जी की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये होगी पहली कक्षा के लिए। और दूसरी कक्षा के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए
एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, एन की जगह 2 रखेंगे तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो -13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अभी देखिए मैं इसको लिख के लाया हूँ, आप करके देख लेना ना। ये आएगा आपके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आएगा, ठीक है। -10 इलेक्ट्रॉन, माइनस नहीं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे तो क्यों, क्योंकि अभी पूरा करके बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये क्या है -13.6 और n की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। पहले 1 रखा था यहाँ पे ना, अभी 2 रखना है, तो ये आपके आंसर आएगा। अभी तीसरी कक्षा के लिए क्या होगा एनर्जी, तीसरी कक्षा के लिए आपके इसी प्रकार करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथी कक्षा के लिए क्या होगा, चौथी कक्षा के लिए आपको देगा -0.85। अभी देखिए इन कक्षाओं के लिए मैंने एनर्जी निकाल ली है ना। अभी ये कुछ खाली समझने के लिए करवा रहा हूँ, है ना। बाकी डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो कि ये इसमें घटता है डिक्रीज होती है ना। तो समझने के लिए कैसे है, अभी ये हर कक्षा के लिए अपन ने क्या निकाल लिया, एनर्जी निकाल ली। तो अभी ये क्या पूछ रहा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एनर्जी स्टेट, है ना। 2 ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो 2 ऊर्जा स्तर यहाँ पर देख लीजिए, तो ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये पहला ऊर्जा स्तर है ना। तो दूसरा ऊर्जा स्तर में से पहला ऊर्जा स्तर घटाएंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से -13.6 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। प्लस हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इधर कर लेंगे तो E2 माइनस E1 करूँगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास, -3.4 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो जाएगा ना। अब ये तो दूसरी ऊर्जा स्तर और पहला ऊर्जा स्तर में क्या हो रहा है, अंतर हो गया। अभी तीसरी ऊर्जा स्तर और दूसरे ऊर्जा स्तर में अंतर क्या होगा, इसी प्रकार से मैं करूँगा, यानी कि -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ये घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, लगभग आएगा मेरे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अभी ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, उसके बाद 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी E4 माइनस E3 करूँगा तो इसी प्रकार से कितना आएगा मेरे पास, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, +65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी देखिए पहली ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में गए तो एनर्जी इतनी आई, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस इतना आया। अभी दूसरी से तीसरी में गए तो एनर्जी डिफरेंस इतना आया, और तीसरी से चौथी में गए तो एनर्जी डिफरेंस इतना आया 0.65, है ना। अभी ऊर्जा एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, देखिए एक पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक गए तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि बढ़ रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है कि बढ़ रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी घट रही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेस्ट मेटल टू बी यूज्ड फॉर फोटो इमिशन इज, तो प्रकाश उत्सर्जन में सबसे बेस्ट मेटल कौन सा होगा इसमें से, तो सीजियम आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो कैंडेला किसकी एसआई यूनिट है, तो लुमिनस इंटेंसिटी की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट इज डेंसर देन द लिक्विड एंड गैसेज स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो सॉलिड स्टेट जो होती है ज़्यादा घनत्व, यानी ठोस अवस्था में ज़्यादा घनत्व होता है द्रव अवस्था और गैस अवस्था से। सभी को पता है ज़्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस अवस्था का होता है, गैस अवस्था और द्रव अवस्था से। लेकिन ये जो रूल है इसका एक अपवाद है, वो होता है आपके बर्फ जो होता है वो क्या होता है, इस रूल का अपवाद है। बर्फ का अपवाद कैसे है, तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो पानी का आयतन और घनत्व किस प्रकार से चेंज होगा। पिछले वीडियो में जनरल साइंस की वीडियो में बताया ना, उसी के रूप पे आधारित है। पानी का घनत्व 0 डिग्री पर कितना होता है ना, और कैसे, मतलब 0 डिग्री और 4 डिग्री तक चलेंगे तो किस प्रकार से चेंज होगा, और 4 डिग्री से ज़्यादा पर चलेंगे तो किस प्रकार से चेंज होगा पानी का घनत्व, तो मैंने आपको बताया था। उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेना है ना। तो अपवाद क्या हो गया, आइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज इज, तो 1 कूलम्ब चार्ज में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और ये क्या है, चार्ज है, आवेश का मान है। तो 1 कूलम्ब दिया है, चार्ज का मान 1 कूलम्ब दिया है, और क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है।
और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है माइनस या ऐसे लिख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अभी n की वैल्यू यानी न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने को ज्ञात करनी, तो n इजिकल टू अपना क्या कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपने कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर के रूप में जो तनाव मुक्ति के रूप में किसको यूज करते हैं, तो एक ये क्या होती है मेडिसिन होती है इक्वानिल। ठीक है, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन इज डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हेलोजेंस इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, दिस इज ड्यू टू। तो फ्लोरीन जो है, जो फ्लोरीन क्या है एक हेलोजन है ना, 17वें वर्ग में आते हैं। तो जो दूसरी फ्लोरीन जो है, जो दूसरे जो हेलोजेंस तत्व हैं उनसे अलग कैसे है, या तो ये भी हेलोजन तो उससे थोड़ा सा अलग कैसे, अलग इसकी प्रॉपर्टी कैसे है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज और इसमें लिखी है, सर्वाधिक जो ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है आपके, क्या है फ्लोरीन है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन 1 मिनट थ्रू ए कंडक्टर दैट कैरीज 1 एम्पियर करंट, है ना। तो आपके क्या निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो आपके क्या होता है, करंट जो होता है नंबर, मान लीजिए ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना, Q/T होता है ना। तो Q इजिकल तो अपन ने क्या लिखा था अभी, Q इजिकल तो अपन ने लिखा था N इंटू ए ई, है ना। अभी पिछले सवाल में किया था ना N इंटू ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटा T। अभी आपको क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू I इंटू टी अपॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, I का वैल्यू कितना दिया है 1 एम्पियर, T समय कितना दिया 1 मिनट यानी 60 सेकंड। हमेशा यूनिट्स को ऐसा यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, तो मिनट को 60 में सेकंड में चेंज कर लिया तो 60 सेकंड आ गया। अभी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻20। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट डू इमिट रेडिएशन ऑन देयर ओवन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो देखने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा मेरे फोटो आ रहा होगा ना, यहाँ वीडियो चल रहा होगा तो मान लीजिए ये ढक जाए इसमें ना। तो अभी देखिए फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 37 रेस्पेक्टिवली। जो क्लोरीन जो इसने दिया है, नोटेशन दिया है क्लोरीन का, कौन सी क्लोरीन है 37 वाली है ना। इसमें का परमाणु भार कितना है 37 है, और परमाणु क्रमांक कितना है 17 है, और परमाणु भार कितना है 37 है। अभी देखिए क्लोरीन जो है, अब इसमें जो परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, तो प्रोटॉन कितने हो गए 17 हो गए। दूसरी चीज, इसका जो मास होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना है इसका 37 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको ज्ञात करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं अभी अपन ने देख लिया 17 है, तो 17 को इधर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें ये साम्य अवस्था में है ना, इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं लगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हुई। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन 20 हो गए, प्रोटॉन जो है 17 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संख्या को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, इसमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसे हर कोई कर देगा इसको तो, है कि नहीं। 10⁹ लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाइए और क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द हीटिंग ऑफ फेनिल मिथाइल ईथर विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको गर्म किया जाता है, मेथिल फिनिल और ईथर को, तो क्या बनता है, तो आपके बनेंगे फिनॉल बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद इच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है, तो 0 और 1 से आपके इसकी एंट्री होनी चाहिए और 3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो 0 और 1 कितने अंक है? 2 अंक है। ठीक है, और 3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 3 यानी 3 इसमें पंक्तियाँ होगी, 3 कॉलम हो गए, तो कितने एलिमेंट हो गए? 9 एलिमेंट हो गए। तो 9 एलिमेंटों को 0 और 1 के हिसाब से कितने प्रकार से हम जमा सकते हैं? तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9 512 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना। हो गया 27वां हो गया 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, इधर सघन माध्यम है, डेंस मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और इधर रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी तो इसमें क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, इसी प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक प्रकार से ये शर्त है। ठीक है, हमेशा नहीं होगा, जब क्रांतिक कोण होगा तब बराबर होगा, लेकिन ये भी इसकी शर्त है एक। ठीक है, तो क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये इसकी क्या है? इसकी एक शर्त है कि लाइट क्या होनी चाहिए? हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए, तभी क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस कैन crystallize in 2 or more forms under different condition provided it is called। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इस प्रकार की सिचुएशन को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है when a beta particle is emitted from a nucleus then its neutron and proton ratio। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्शन पर क्वेश्चन है। कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। देखिए कंसेप्ट क्या है कि जब कोई भी परमाणु है ना, कोई भी परमाणु है, परमाणुवीर नहीं है, परमाणुवीर, ठीक है, परमाणु है, तो परमाणु क्या है? तो इस प्रकार से परमाणु को अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी परमाणु संख्या लिखते हैं, यानी एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं? हम एटॉमिक मास लिखते हैं। तो अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो तो क्या होगा? इसमें कोई दूसरा जो है वो परमाणु बनेगा, एटम बनेगा, और उसमें क्या होगा? जो ये मेन परमाणु था उसमें से एटॉमिक नंबर इसका 2 कम हो जाएगा और एटॉमिक मास इसका 4 कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये तो हो गया अल्फा वाला, और बीटा अगर इसमें से निकले तो क्या होगा? बीटा एमिट हो इसमें से क्या होगा? बीटा एमिट होगा तो इसके एटॉमिक मास पे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा। अभी इसको ध्यान रखना, अभी इसी क्वेश्चन में ये लगेगा, है ना। तो और इसमें एक और चीज़ क्या है? गामा अगर इसमें से रिलीज हो, गामा जो किरणें होती है वो रिलीज हो तो इसके न तो एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा और न ही इसके एटॉमिक नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो सेकंड वाला कंसेप्ट है इसको देखिए, है ना। तो एटॉमिक मास क्या होता है आपके? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है एटॉमिक मास, है ना। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर बीटा इमिट हो रहा है, बीटा इमिट की बोला ना इसने, तो बीटा इमिट हो रहा है तो क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है? जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? स्टेबल है ना। तो न्यूट्रॉन स्टेबल है, लेकिन अभी इसमें क्या हो गया? इसमें प्रोटॉन बढ़ गए, तो प्रोटॉन बढ़ गया तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो तो पूछ रहा है ये बीटा इमिट होने के बाद। तो क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन स्टेबल है और लेकिन प्रोटॉन एक बढ़ गया, नीचे की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब क्या होगा? ये जो पूरी संख्या का जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये क्या हो गया? कट जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसने? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द एसआई यूनिट। तो 3 तरह की चीजें होती हैं। पहली चीज रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय
आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व यानी लाइनर चार्ज डेंसिटी, लाइनर चेंज चार्ज डेंसिटी है ना। तो ये क्या होती है, एकांक लंबाई पे जो आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइनर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, इसका सिंबल है, ठीक है। लाइनर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल है। एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम तो इसका मात्रक होता है, अपॉन लंबाई में है तो लंबाई की मात्रक क्या होता है मीटर, तो अपॉन में है तो प्रति मीटर, कुलाम प्रति मीटर है ना। और दूसरी क्या होती है पृष्ठीय आवेश घनत्व, लिख लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो अपने क्वेश्चन में दिया है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, इसका सिंबल जो होता है सिग्मा होता है, क्यू अपॉन एरिया, यानी एकांक एरिया पर उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू यानी जो चार्ज है उसका मात्रक तो कुलाम हो जाएगा, है ना। अपॉन में क्या है, एरिया है, एरिया की जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेकिन ये अपॉन में है तो क्या लिख देंगे, प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज और इसमें छूट गई है, क्या है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो यूनिट है कुलाम होगी, और वॉल्यूम की प्रति मीटर, वॉल्यूम की कितनी होती है, मीटर क्यूब होती है। नीचे है तो क्या हो गया, मीटर क्यूब, इनवर्स मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर यानी इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते कुलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीजें आपको तीनों ध्यान रखनी है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस यानी प्योर पदार्थ इसमें कौन सा नहीं, कॉपर, गोल्ड, वाटर, शुगर सॉल्यूशन। अभी देखिए ये तीनों तो आपको एक ही तरह का दिख रहे होगा, शुद्ध पदार्थ दिख रहा होगा ना। वाटर है तो शुद्ध है वाटर, है ना, इसमें कोई चीज मिली नहीं है। गोल्ड है तो गोल्ड शुद्ध है, कोई चीज नहीं मिली है। कॉपर है तो कॉपर में कोई चीज नहीं। बट शुगर सॉल्यूशन क्या होता है कि शुगर जो होती है उसमें शुगर को किस में घोला जाता है, वाटर में घोला जाता है, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसको कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन कंटेनिंग 1 and 2 इज। तो इस केस में कितने रिलेशन है, साफ दिख रहा होगा आपको, 2 रिलेशन है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अभी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड मास रूल वाला है, बोर्ड मास रूल वाले मैंने करवाए थे, ठीक है। तो अभी देखिए बोर्ड मास में पहले क्या सोल्व करते हैं, कोष्टक सोल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 9 आ जाएगी, है ना। 9 भागे 3 माइनस 7 इधर इंटू 6 प्लस 3, है ना। अभी क्या करेंगे, भाग सबसे पहले करेंगे तो इतना, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। उसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ तो 3 आ गया पूरा, तो यहाँ पे गुणा है तो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 प्लस 3 21 माइनस 7 कितने हो जाएंगे आपके, 14 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 1 EMU इज इक्वल टू कितने चार्ज होंगे, है ना। तो चार्ज के जो है सभी मात्रक मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, ठीक है। चार्ज में क्या होता है, देखिए चार्ज यानी आवेश, आवेश के कितने, देखिए बहुत सारे मात्रक हैं। एक तो होता है फेराड, फेराड होता है, तो फेराडे होता है, फेराडे, फेराड नहीं होता है, फेराडे होता है। तो एक फेराडे इज इक्वल टू 95600 कूलाम, ठीक है। इतने आवेश होते हैं, इतने कुलाम होते हैं एक फेराडे में, है ना। उसके बाद आपके एक हो गया आपके EMU, EMU का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसमें आपके कितने कुलाम के बराबर होगा, ये 10 कुलाम के बराबर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। लेकिन एक और आपके होता है, एक कुलाम इजिकल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कूलाम चार्ज इजिकल टू 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया, ठीक है। और एक चीज क्या है, एक और इसमें है, एक कूलाम इजिकल टू 1/10 एब कूलाम होता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज से संबंधित जितने भी यूनिट है मैंने आपको करवा दी, ठीक है। अभी इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए मॉलिक्यूल whose center of mass of positive and negative charge considered each other। तो जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसिडर होगा एक दूसरे से, वो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log
कोस e की पावर x, तो आपको क्या करना है dy बाई डी एक्स, यानी इसका क्या करना है अवकलन करना है आपको, ठीक है। तो अवकलन कैसे करोगे इसका, देखिए अवकलन कैसे करोगे कि जो log जो कोस होता है, log कोस थीटा का जो अवकलन होता है डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, log कोस थीटा का जो अवकलन होता है माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। ये आपकी किताब में दिया है, 12वीं वाली किताब में, कि डायरेक्ट आप इसका सोल्व करके भी आप देख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आंसर आपका दिया है, सूत्र के रूप में दिया है, तो सूत्र के रूप में इसको याद करना जरूरी है। log cos थीटा का अपन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स करेंगे तो x है, थीटा की जगह x है, ठीक है। तो x करेंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10x हो जाएगा। अभी देखिए इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log cos x e की पावर x का करेंगे तो क्या देगा 10 e की पावर x, लेकिन किसका माइनस का। अभी e की पावर x का और करना पड़ेगा अपने को अवकलन, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इसमें भी क्या कर रखा है गलत दे रखा है, इसका आंसर गलत दिया था आंसर शीट में, लेकिन ये क्या है गलत है। अभी अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या दे रखा है 0.40 किलोग्राम बर्ड, यानी 0.40 किलोग्राम का एक पक्षी है, फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से उड़ रहा है। व्हाट इज द बर्ड्स काइनेटिक एनर्जी, यानी बर्ड की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितनी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम कितना दिया है 0.14 kg है ना, और वी क्या इतना है 8 दे रखा है, वी स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे 12.8 अपने जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, वाई इज गोल्ड यूजेज द गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है गोल्ड लिफ इलेक्ट्रो यानी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, तो इसको किस रूप में, पहले तो इसका काम क्या है, ठीक है। तो इसका काम है आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, है ना। तो आवेश की उपस्थिति का पता कौन लगाता है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, है ना, यानी गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा है ना। तो क्यों लिया गया था सोने की पत्ती को, तो सोने की पत्ती को इसलिए लिया गया था क्योंकि वो गोल्ड इज मालेबल, यानी बहुत ही लचीला होता है सोना, है ना। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन क्या है 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे हम क्या कर सकते हैं 2 किलोमीटर तक अपन इसको खींच सकते हैं, इसके तार को, ठीक है। इसके तार को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड के तार को। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा है, 10वीं वाली बुक में, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इज 2 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। तो आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। इस प्रकार से भी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं अपन, इस प्रकार से भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अभी क्या करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल टू रख दिया। अभी W क्या है, एनर्जी है, तो कितनी दी है 2 जूल, 2 जूल 2 ऊपर लिखा, और Q की वैल्यू कितनी 20 कूलम, 20 नीचे लिखा, तो क्या आ जाएगा 0.1 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है ना, इसका कोई इसका महत्व नहीं है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन टेक्निक इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जो होती है किसके निष्कर्षण में उपयोग में की जाती है। तो जो एलिमेंट जो होते हैं ना वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो उनके जो निष्कर्षण में कौन सी विधि काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रोलिथिक रिडक्शन, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, विद्युत अपघट्य अपचयन, ठीक है। ये वाली टेक्निक इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी नॉन मेटल यानी अधातु है लेकिन ये रूम के टेम्परेचर पर द्रव होता है, तो वो क्या होता है ब्रोमीन। और रूम के टेम्परेचर पर जो धातु, ये तो अधातु हो गई, और धातु के पूछे आपको तो धातु कौन सी होती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में, होती है आपके पारा यानी मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, तो कंटिन्यूअस कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी 1.5 इसमें कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब पूरा नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज 13 एंड 14 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट्स द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितने अपने पास 13 है, तो 13 अपना क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। लेकिन 13 क्या है अपना प्रोटोनों की संख्या है, और एटॉमिक मास इसने पूछा है, तो एटॉमिक मास कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 13 हो गया, एटॉमिक मास 27 हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। देखिए दो तरह की मैट्रिक्स होती है, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सी मैट्रिक, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, कठिन तो क्या लंबा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक जो आपकी ये दी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है ए, है ना, और उसका आपने कर दिया ट्रांस यानी जो रो जो होगी वो कॉलम में चेंज कर देंगे, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, वो क्या होगी, इसका ट्रांस हो गया। इसका ट्रांस करें, है ना, तो अगर वापस यही मैट्रिक्स आपको मिले, है ना, यही मैट्रिक्स मिले लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, ये होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांस कर रहे हो, इसका मतलब ट्रांस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, जो कॉलम तो है रो में चेंज हो जाएंगी या तो, और या फिर रो क्या हो जाएगी कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांस हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपके नेगेटिव मिले इसी मैट्रिक्स के बराबर लेकिन नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अभी आपको कोई भी मैट्रिक्स का उदाहरण ले लीजिए आप, और इसको कोई भी ले लीजिए, ए इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए कोई भी मैट्रिक्स, लेकिन इसमें जो अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना, दोनों में। और अभी आप इसको सोल्व करके देखोगे तो आपके ये क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके देखोगे तो ये वाला आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि कोई भी बिंदु स्रोत है जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है ना, तो यह किस प्रकार से इसकी इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। तो इंटेंसिटी यानी इसकी तीव्रता किस प्रकार से चेंज होगी। मान लीजिए आपके पास ये कोई बैटरी है ना, आपके पास क्या है, बैटरी है, इससे आप प्रकाश निकल रहा है ना, प्रकाश निकल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी कौन सी जगह पर इसकी ज़्यादा होगी और कौन सी जगह पर इसकी चेंज होती जाएगी। तो इंटेंसिटी किस प्रकार से चेंज होगी इसकी, जैसे जैसे इस बिंदु से दूरी बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी क्या होता है, इस बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आर यहाँ पर पहुंच रहा है, आर दूरी पे पहुंच रहा है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर है, मान लीजिए इस दूरी तक की इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो ये किसका होगा, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर मान लीजिए 2r हुआ, 2r इसकी जगह रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4r²। तो पहले की गुना कितना हो गया, ये I1 है I2 है, पहले के गुना कितना हो गया, पहले के ये क्या हो गया I1 की वैल्यू अपॉन ये 1/r² इजिकल टू I1 रख दिया, और यहाँ पर क्या है 4, यानी इसका चौथा भाग हो गया है ना। अभी और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 3r आएगा, और यहाँ पर 3r लिखेंगे r की जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और I2 इजिकल टू I1/9 हो जाएगा, यानी इसकी डिक्रीज होती जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएगा। तो ये क्या है, इंटेंसिटी डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के इनवर्स प्रोपोर्शनल के ये क्या होता है, डिक्रीज होगी इसी हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकिए, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर रह गया क्या, हाँ यार ऊपर रह गया, अभी ऊपर ही रह गया ये, अभी आ गया नीचे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रिस्टल इज यूज्ड इन द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, यानी डेविसन जर्मर ने जो प्रयोग किया था उसमें कौन से इन्होंने क्रिस्टल का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा कि निकल क्रिस्टल का उपयोग किया था। लेकिन डेविसन जर्मर का जो प्रयोग था, उन्होंने जो सिद्ध किया वो क्या सिद्ध किया,
तो उसने सिद्ध किया कि जो आपके कोई भी मान लीजिए आपके पास 54 डिग्री नहीं 50 डिग्री और 54 वोल्ट, ठीक है, प्रकाश की। देखिए इन्होंने क्या किया था, निकल क्रिस्टल का उपयोग किया था, लेकिन इन्होंने सिद्ध क्या किया था, प्रकाश है वो क्या है, तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति सिद्ध की थी कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है, ठीक है। और इन्होंने कितने वोल्टेज पे इसको वैल्यू मिली थी, तो 54 वोल्टेज पे इनको वैल्यू मिली थी, ठीक है, 54 वोल्टेज पे। और कितना डिग्री कोण घुमाया था, तो 50 डिग्री कोण घुमाया था, ठीक है, 50 डिग्री कोण और 54 वोल्टेज इन्होंने लिया था। अभी इन्होंने क्या किया था, प्रकाश की तरंग प्रकृति सिद्ध की थी। अभी एक और चीज है प्रकाश की कण प्रकृति, ठीक है, प्रकाश की दो प्रकृतियां होती है ना, एक तो प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, प्रकाश की कण प्रकृति होती है, ठीक है। तो प्रकाश की कण कौन से एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होती है, जो ध्रुवणता है, ध्रुवणता जो होती है उससे सिद्ध होती है प्रकाश की कण प्रकृति, ठीक है। यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 20 है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। प्रकाश की तरंग प्रकृति किसने सिद्ध की थी, डेविसर और जर्मर ने, है ना। और प्रकाश की कण की प्रकृति अपन किस सिद्धांत से योग कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ध्रुवणता वाले सिद्धांत से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ ना। अभी देखिए, अभी क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पोटेंशियल सरफेसेस इन केस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जो एक बिंदु स्रोत है, एक बिंदु स्रोत है, तो उससे किस प्रकार का तरंगाग्र बनेगा। इसका मतलब यह है कि बिंदु स्रोत है प्रकाश का, तो उससे किस प्रकार का तरंगाग्र बनेगा, तो वो आपके तरंगाग्र जो बनेगा स्फेरिकल यानी गोले तरंगाग्र। बिंदु है, बिंदु स्रोत है तो गोले तरंगाग्र, और रेखीय स्रोत है, ठीक है, रेखीय स्रोत है तो कौन सा तरंगाग्र बनेगा, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार। और आपके समतल है, समतल है तो क्या बनेगा, आपके समतल तरंगाग्र बनेगा, ठीक है, यानी प्रकाश स्रोत। अभी इसमें आपको एक चीज और कमेंट में छापनी है कि यदि प्रकाश स्रोत क्या है, अनंत पर हो, अनंत पर हो तो कौन सा तरंगाग्र बनेगा, कौन सा तरंगाग्र बनेगा। तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट होता है, ठीक है, वेव फ्रंट, तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट, ठीक है, कौन सा तरंगाग्र बनेगा यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर हो। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन कौन सा है इसमें, इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो अवरक्त जो होता है वो हीट रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन, यानी आउसन विधि द्वारा कौन से जो मेटल होता है उसको रिफाइंड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, टिन को रिफाइंड नहीं कर सकते, बाकी कैडमियम, जिंक और मरकरी को आउसन विधि द्वारा हम रिफाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा आपके केगा के प्लांट ऑपरेटर का पेपर, बहुत ही थोड़ा सा टफ था, है ना। कुछ 4-5 क्वेश्चन कुछ इसमें सरल थे, इजी थे, बाकी ये थोड़ा सा टफ पेपर था, ठीक है। तो इस प्रकार का पेपर अभी तक एनपीसीएल में पूछा नहीं गया, ये पहली बार है कि इतना टफ पेपर पूछा गया है ना, इतने लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप इनको अच्छे से लिख लेना, और पेपर मतलब जो भी मैं पेपर डाल रहा हूँ उनको कॉपी में उतारते जाओ कि भाई ये इस प्लांट के एनपीसीएल का पेपर है ना, और एनपीसीएल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं जो बता रहा हूँ, अच्छे से लिखते जाओ और तैयारी करते जाओ, ठीक है। और बुक्स मैंने बता ही रखी है आपको किसकी तैयारी करनी है ना। और अभी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आपको क्या करूँगा, जो क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्लांट ऑपरेटर में पिछले साल जो पूछे गए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी तैयारी कर रहा हूँ उनके साथ, ठीक है। थैंक यू।